तो गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मेरे भाई 11th केमिस्ट्री के अंदर पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना हम देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो है ना ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे मेरे भाई। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। दोस्तों इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मैं सॉल्यूशन भी साथ में लेकर आया हूं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे ऐसा लग रहा है मुझे कि जो नहीं बनेंगे तो उनका मैं साथ में सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। तो थोड़ा सा ना वीडियो को अच्छा पूरा देखें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप जरूर देख लें। ठीक है, तो भाई जल्दी देख लो यार, एग्जाम से पहले ना मेरे भाई जल्दी देख लो यार। ठीक है ना, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो हमारा दोस्तों सबसे पहले आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है ना, एक मिनट, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मूल संख्या क्या है। आपसे पूछा गया है कि मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है सर, है ना। मूल संख्या को आपको बहुत अच्छे से परिभाषित करना है। इसके बाद भाई हमारा अगला क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है ना, क्या करना है, गुणित अनुपात का जो नियम है उसको उदाहरण सहित समझाना है। इसके अलावा मूलरता एवं मूललता में अंतर, मूलरता और जो मूललता है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। और एक क्वेश्चन है इनके सार्थक अंक बताने, तो इनके जो सार्थक अंक में है मैं साथ में इनको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना भाई, तो आपका जो पहला है ना, इसमें आपके सार्थक अंक 2 हैं। कितने हैं सर, 2 हैं। और नेक्स्ट जो है ना हमारा ये वाला, इसमें सार्थक अंक कितने हैं सर, 3 है। जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर इसके बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें सार्थक अंक आपके कितने हैं सर, 4 हैं। और ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें सार्थक अंक आपके कितने हैं, ये लिखा हुआ है सर 1265। ठीक है ना, 1265। ये इसमें एक्चुअल में दोस्तों है क्या, केवल 1265, बिल्कुल सर 1265 है, बट ये 5 नहीं है, इसका 5 जो है ना आप हटा लेना। ठीक है, 126.000, ठीक है ना, ये है आपका। ठीक है, तो 126 से जो है ना 0.000, ठीक है, तो ये है। तो इसमें सार्थक अंक आपके कितने हैं, तो सर इसमें सार्थक अंक आपके 6 हैं। ठीक है, 3 ये हैं और 3 ये हैं। ठीक है ना, और एक है हमारा नेक्स्ट है 5000.00, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सर इसमें सार्थक अंक आपके 5 हैं। ठीक है ना, और लास्ट जो हमारा है ना 2.0034, ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सर आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, 2 4 5, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं सर, 5 है। तो ये इसका आंसर है जो है ना मैं आपको बता दिया। ठीक है ना, इसको आप आंसर नोट कर लें। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, चलो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। जो यौगिक है इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, जिसमें जो 69.9% आयरन है और 3.1% जो है ना ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र आपका क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। एक वो बड़ी वाली ट्रिक है ना, जिसमें आप क्या लिखते हो, तो पहले आप क्या लिखते हो, तो आयरन लिखते हो, ऑक्सीजन लिखोगे, है ना, फिर उनकी प्रतिशत मात्रा लिखोगे 6.9, ठीक है, 3.1, ठीक है, फिर उसका क्या करोगे आप, अणुभार लिखोगे। ठीक है, ऐसे करके वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आपको मूलानुपाती सूत्र है वो वाले जो मेथड है उससे आपको क्या करना है, निकालना भाई। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा समस्थानिक और संभारिक में आपको अंतर स्पष्ट करना है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। आप बाहु नियम को चित्र सहित बिल्कुल अच्छे से समझाना है, चित्र सहित चित्र अच्छा बनना चाहिए हो। ठीक है ना, नेक्स्ट है कक्ष और कक्षक, मतलब कक्षा और कक्षक में अंतर आपको तैयार करना है। N+L का जो नियम है उस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, आयनन विभव एंथैल्पी क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। और अगला 11वां क्वेश्चन है सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या में अंतर आपको करना है कंप्लीट। ठीक है, ऋण विद्युता क्या है इसको आपको समझाना है। ठीक है ना, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता जो है ना उसमें अंतर आपको लिखना है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है ना, तो इतने आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपको अंतर करना है। ठीक है ना भाई, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ भाई। ठीक है ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है सिग्मा और पाईबंद में आपको अंतर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा निम्नलिखित अणु में सिग्मा और पाईबंद, मतलब ये जो आपका C2H2 है, C2H4 है ना, और C2H4 है। ठीक है,
CH4 है, इसमें आपको सिग्मा और पाई बंध बताना है। देखो मैं एक बार जल्दी से इनको सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे आपका ये C2H2 है, इसको आप कैसे लिखोगे, आपको कैसे लिखना है C2H2 को, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब मैं पहले बता रहा हूँ C2H2 को, ठीक है, एक H आपने इधर जोड़ दिया और एक H आपने इधर जोड़ दिया, ऐसे ही करोगे तो जहाँ आपका सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, ये सिग्मा। अब जहाँ पाई होता है, सॉरी, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं, ठीक है, और एक सिग्मा होता है। तो आप काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप देख पा रहे हो 3 सिग्मा हैं, इसमें 2 पाई हैं, 3 सिग्मा और 2 पाई। तो पहले में 3 सिग्मा और 2 पाई हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट मेरे भाई, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ और हमारा है C2H4। तो इसको कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड C और H कितने हैं भाई, 4 हैं, एक H आप इधर जोड़ दो, एक H आप इधर जोड़ दो, इसमें एक H आप इधर जोड़ दो, इसमें एक H आप इधर जोड़ दो, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और जहाँ डबल होता है वहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा। तो आप देख लो कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप देख पा रहे हो 5 सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका CH4। तो कैसे लिखोगे CH4 को, ठीक है, ऐसे लिखोगे ना भाई, ऐसे, ठीक है। तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 4 सिग्मा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसका आंसर आप बता देना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाना, मतलब जो दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं दोनों को आपको तैयार करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप पर जो जल है वो द्रव है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड, सामान्य ताप पर जल मतलब H2O द्रव है, बट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये आपका गैस है, क्यों, ये आंसर आपको देना। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 1 मिनट मेरे भाई, इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन है सामान्य ताप पर जो जल है वो द्रव है, बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, जल मतलब H2O और ये हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S ये गैस है, क्यों, ठीक है। एक बार समझ लो, H2O तथा H2S दोनों में ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, के साथ बने यौगिक है। जल में उपस्थित जो जल है मतलब H2O की बात करना है, जल में उपस्थित मतलब H2 में ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युत तत्व है, बिल्कुल है। इसलिए साधारण ताप पर जल के अणुओं के मध्य, जो जल होता है जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का बनना संभव, बिल्कुल मेरे भाई। आप तो बल्कि इसका आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको इस आंसर के बाद में बिल्कुल सरल आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। बनना संभव है, इस अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु संगुणित हो जाते हैं, संगुणित मतलब आपस में क्या हो जाते हैं सर, मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण साधारण ताप पर जल कैसा है, द्रव, और इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो ना। तो जल में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युत तत्व है, इसलिए साधारण ताप पर जल के अणुओं, देखो जल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, और कौन सा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इसके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं और आपस में मिल जाएंगे तो ये द्रव है, आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या है, द्रव। अब H2S की बात कर रहे हैं, H2S में उपस्थित S के बड़े आकार के होने के कारण ऋण विद्युतता क्या होती है, कम होती है, इसलिए H2S के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनना संभव नहीं है, इसलिए इनके अणुओं के मध्य संगुणन नहीं हो पाता, ठीक है। दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है, इसलिए ये H2S क्या है, गैस है। मतलब सीधी सी बात ये कहें, देखो ये आपने आंसर देख लिया, अब मेरा आंसर सुन लें और आप अपनी कॉपी में लिख लें, क्या है आंसर, वो बेस्ट तरीके से सुने। H2O द्रव है, इसका कारण यह है कि H2O में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण H2O के अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, इसलिए H2O द्रव है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए H2S के अणुओं के मध्य संगुणन नहीं हो पाता, इसलिए H2S गैस है। ये आपका बेस्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको जो लिखना है, ये लिखना हो तो ये लिख देना, जो मैंने बोला वो लिखना है, ठीक है ना। चलो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका sp संकरण को उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट MOT सिद्धांत क्या है समझाना है, और O2 के लिए ऊर्जा आरेख बनाना है। जो O2 है ना, इसके लिए आपको ऊर्जा आरेख तैयार करना ना भाई। वीडियो को आप दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लो यार, ठीक है ना, अभी कर लो यार, ठीक है ना, बाद में आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है KP और KC में संबंध। भाई ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो बाकी क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सम आयन प्रभाव क्या है समझाइए। अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन के एक एक उदाहरण। देखो मैं भाई आपको बता देता हूँ अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन के एक एक उदाहरण, ठीक है। देखो इधर अम्लीय बफर विलयन क्या होता है। अम्लीय बफर विलयन दुर्बल अम्ल और इसके अकार्बनिक लवण में मिश्रित विलयन होते हैं, ठीक है। और जो है ना अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण ये आपका एक उदाहरण है, इसको आप याद रखना ऑब्जेक्ट के लिए भी और ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। क्षारीय बफर विलयन दुर्बल क्षार और इसके अकार्बनिक लवण, ठीक है, मिश्रित विलयन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्षारीय बफर विलयन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आप दोनों चीज़ों को याद रखना, ये दोनों एग्जाम्पल को आप विशेषली याद रखना भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ये हमने बता दिया है। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों ये याद रखना है 7 यूनिट में, निम्न अभिक्रियाओं के लिए केसी के मान ज्ञात कीजिए। केसी, ये आपको जो अभिक्रियाएं दी हैं इनके लिए आपको क्या करना है, केसी का मान ज्ञात करना है भाई, केसी का मान, ठीक है। तो सभी अभिक्रियाओं के लिए जो केसी की वैल्यू है वो दे के रखिए आपको। मैंने आपको देखो इसको एक बार समझा दूं मैं इसके लिए। देखो जो गैस जो ठोस होता है और द्रव होता है, इसके लिए जो क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान का मान 1 होता है। इसके लिए सक्रिय द्रव्यमान का मान क्या होता है 1। जैसे इसके लिए द्रव्यानुपात क्रिया का नियम लगाएंगे केसी, तो इसके लिए सही आपका यही आने वाला है, क्योंकि उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, यही आने वाला है। बट जब हम इसके लिए लगाएंगे तो ये आपका क्या आना चाहिए, जो CuNO3 है, जो आपका CuNO3 है, ठीक है, ये आपका कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। बट देखो ये सॉलिड है, तो इसके लिए जो आपका है ना इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब इसका मान मेरे भाई यहाँ से 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसको 1 को लिखा नहीं है इन्होंने, ठीक है ना, ऐसा है ये, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है ना। तो ये और ये, ठीक है, इसको याद रखना आप, ठीक है। ये भी सॉलिड है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसको इसलिए इसको नीचे नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। चलो इसमें ये लिखा गया है क्योंकि ये एक ही था, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके लिए भी आप ना लिखो H2O को तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को भी तैयार रखना है भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है भाई लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लुईस अम्ल और लुईस क्षारण को आपको क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। बफर विलयन क्या है, इसके प्रकार आपको बताना, बफर विलयन के प्रकार। और अगला क्वेश्चन है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। ये आपका लिखा है CH3CH2OH, CH3CH2OH इसका IUPAC नाम है एथेनॉल, ठीक है। ये इथेनॉल लिखा है बट आप क्या करना है, इसको एथेनॉल कर लेना, ठीक है ना, एथेनॉल, ठीक है। दूसरा है CH3CHO, इसका नाम है इथेनल लिखा है बट एथेनल कर लेना, इसका नाम क्या कर लेना, एथेनल कर लेना, ठीक है ना। CH3 इसका क्या है नाम, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC नाम, ठीक है। और ये फोर्थ है CH3COOH, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन भाई प्रेरक तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको करना है। प्रेरक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको करना है। प्रेरक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखना, मतलब प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दोनों को तैयार करना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 13 यूनिट हाइड्रोकार्बन से एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बोट्स अभिक्रिया आपको तैयार करना है। फ्रैंकलैंड गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, मार्कोनी का आपका नियम और प्रति मार्कोनी का आपका नियम। बस इतने क्वेश्चन आपको इस पूरी आपको केमिस्ट्री से तैयार कर लेने हैं। आपका जो है ना पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया, ठीक है ना। चलो और बाकी मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद भी अगर आपको समय मिले तो आप जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ो, क्योंकि 100% भाई 100% होता है, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैंने बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।